हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है। मतलब सारे सेगमेंट से हमने क्वेश्चन को पुटअप किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अथवा अवयव हड्डी निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? किसकी बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे हड्डी और के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? बोन फॉर्मेशन में ये क्या करता है? रोल प्ले नहीं करता। तो वो कौन सा आपका तत्व है? ए ऑप्शन आपका कैल्शियम है, बी ऑप्शन आपका फास्फोरस है, सी ऑप्शन आपका सोडियम है और डी ऑप्शन आपका विटामिन डी है। कैल्शियम ये भी हमारे बोन फॉर्मेशन में हड्डियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। फास्फोरस जो है ये भी हमारे हड्डियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी यह भी हमारे हड्डियों के निर्माण में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। बट जो हमारा ये सोडियम है, सोडियम हमारे हड्डियों के निर्माण में सहायता नहीं करके, बल्कि ये क्या है, जो हमारी हार्ट से संबंधित डिजीज होती है उसके लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम जो है उसका क्या आंसर सही होगा। बात अगर हम कैल्शियम की करते हैं तो जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर के वजन का लगभग 2% पाया जाता होता है। हमारे जो शरीर का वजन होता है उसमें आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 4% टोटल खनिज लवण ही पाए जाते हैं। तो उसमें से जो 2% होता है वो आपका क्या होता है? कैल्शियम होता है। और कैल्शियम जो है वो सर्वाधिक मात्रा, अगर इसके सर्वोत्कृष्ट स्रोत की बात करते हैं तो सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो इसका होता है वो क्या होता है? आपका दूध होता है। ठीक है। और कैल्शियम जो है वो क्या करता है? तो ये कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन फॉर्मेशन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। बात अगर हम फास्फोरस की करते हैं तो फास्फोरस क्या करता है? तो फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के शोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम का जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है उस ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का कार्य जो है वो हमारा कौन सा करता है? आपका फास्फोरस करता है। कार्बोज जो होता है उसके चयापचय में, मतलब कार्बोज की जो टूटने की प्रक्रिया है, टूटने का मतलब दैट उसका ग्लूकोज के बनने की जो प्रक्रिया है, उस ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है। और जो है बात अगर हम सोडियम की करते हैं तो सोडियम जो है वो क्या करता है? तो हमारे शरीर से इसका विसर्जन जो होता है वो किस रूप में होता है? सोडियम क्लोराइड के रूप में और सोडियम फास्फेट के रूप में। ठीक है। हमारे शरीर से जो सोडियम निकलता है, बाहर निकलता है, वो किस रूप में निकलता है? तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट के रूप में ये क्या करता है? आपका निकलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा अस्थिर रोग हो जाता है? क्या कह रहे हैं कि प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा अस्थिर रोग हो जाता है? ए ऑप्शन आपका रिकेट्स है, बी ऑप्शन आपका ऑस्टियोमलेशिया है, सी ऑप्शन आपका एनीमिया है और डी ऑप्शन आपका घेंगा है। प्रौढ़ावस्था की बात कर रहा है तो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है और वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक इसका विपरीत होगा। वृद्धावस्था की अगर बात करते हैं तो वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और जो है वो प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। बात अगर हम रिकेट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग आपका हो जाता है। बट रिकेट्स की करते हैं तो रिकेट्स में ये बच्चों में होने वाला आपका क्या है? रिकेट्स होता है और इससे हड्डियां क्या होती है? आपकी बहुत कमजोर हो जाती है। बच्चों की जो हड्डियां होती है वो हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती है। बात अगर एनीमिया की करते हैं तो एनीमिया जो है ये लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। अगर हमारे शरीर, हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह तो उपस्थित नहीं है तो हमारे शरीर में क्या है? एनीमिया हो जाएगा। और जो बात अगर हम घेघा की करते हैं तो घेघा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला आपका क्या है? रोग है। इसमें क्या है? विटामिन, इसमें क्या होता है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है? आपकी सूजन आ जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? क्या कह रहे हैं कि दूध जो होता है उसमें हमारी जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? बात अगर हम करते हैं तो दूध में उपस्थित जो होने वाली जो प्रोटीन है या दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वह प्रोटीन आपकी कौन सी है? तो वह प्रोटीन आपकी क्या है? केसिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन आपकी है? तो वह जो प्रोटीन है वो आपकी केसिन प्रोटीन
है। एल्बुमिन प्रोटीन की बात करते हैं तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो हमारी किस में पाई जाती है? अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन आपकी किस में पाई जाती है? तो ये अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ग्लूटिन प्रोटीन की बात करती है तो ग्लूटिन प्रोटीन जो होती है वो हमारी किस में पाई जाती है? जो हमारा गेहूं होता है, इस गेहूं में आपकी ग्लूटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार क्यों माना जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, इसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो इसका मतलब है कि आज सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो पर्याप्त मात्रा में हमको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या है इस क्यों हम उसे आदर्श और संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखते हैं? इसमें आहार के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इसमें आहार के सभी पोषक तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यह सुपाच्य होता है। बिल्कुल सही है, सुपाच्य होता है मतलब तरल होगा। तो जब तरल होता है तो ये क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही इस पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, या व्यक्ति भी क्या होता है? इस पर निर्भर होता है। तो यह सुपाच्य होता है। और वो जो पदार्थों की अपेक्षा इसको पचाना जो होता है वो क्या होता है? आपका इजी होता है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। तो बिल्कुल सही है कि जो सभी आयु वर्ग के, चाहे आप वृद्ध ले लीजिए, चाहे आप बच्चे ले लीजिए, चाहे आप युवा ले लीजिए, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह क्या होता है? उपयोगी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब सभी कारण इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित हैं, जिसके कारण हम दूध को संपूर्ण तथा आदर्श आहार की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, दूध को किस प्रकार का आहार माना जाता है? की बात कर रहा है कि दूध को हम कैसा आहार मानते हैं। ठीक है, एक स्वादिष्ट आहार, बी ऑप्शन आपका एक महंगा आहार, सी ऑप्शन आपका एक सुलभ आहार, और डी ऑप्शन एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार। ठीक है, तो दूध अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया तो उसमें हमने आपको बताया कि दूध को क्या है? एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार की श्रेणी में क्या किया जाता है? रखा जाता है। इसे एक संपूर्ण और आदर्श आहार की श्रेणी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हम संपूर्ण तथा आदर्श आहार की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से दूध क्या है? क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहे हैं? मूल रूप से दूध को हम क्या कहते हैं? एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ कहते हैं, एक अनिवार्य आहार कहते हैं, स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार होता है, एक उत्तम आहार होता है। तो मुख्य रूप से दूध को मूल रूप से, क्योंकि जो दूध है वो मूल रूप से उसकी उत्पत्ति ही इसी कारण हुई है कि स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जो है वो क्या तुरंत वो किस पर निर्भर होता है? उसका जो पहला आहार अगर कहा जाए तो उसको अगर पहला कोई आहार दिया जाता है तो वो जो आहार होता है वो माँ के स्तनों से निकलने वाला जो दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, गाढ़ा पीला दूध होता है। तो प्रकृति के द्वारा, ये हमारे प्रकृति के द्वारा यह नियम बनाया गया है, प्रकृति ने हमको ये प्रदत्त किया है कि शिशु का जो प्रारंभिक आहार होगा या स्तनधारी बच्चों के जो प्रारंभिक आहार होगा वह प्रारंभिक आपका प्रकृति के द्वारा दिया गया जो आहार है वो हमारा क्या है? दूध है। तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्तनधारी जीवों के बच्चों का जो प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार होता है वह आपका क्या है? दूध होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसवावस्था में प्रायः किस प्रकार के रोग अधिक होते हैं? किसकी बात कर रहे हैं कि सहस्वावस्था में की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार के रोग आपके अधिक होंगे? श्वसन तंत्र संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी, हड्डी एवं जोड़ संबंधी, या हर प्रकार की? सहस्वावस्था, इसे हम समायोजन की अवस्था के नाम से जानते हैं। इसे हम और जो है इसके साथ साथ इसे हम क्या करते हैं? अनुकरण करने की अवस्था के नाम से भी इसे क्या करते हैं? जानते हैं। इसमें कौन सा रोग जो होता है वो अधिक होता है? ए ऑप्शन आपका श्वसन तंत्र संबंधी होता है, बी ऑप्शन आपका पाचन तंत्र संबंधी होता है, और सी ऑप्शन आपका हड्डी एवं जोड़ संबंधी होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रही है अधिकता की,
किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में? अधिकता की बात हो रही है। तो अधिकता जो होती है वो क्या होती है? पाचन तंत्र संबंधी रोगों की क्या होती है? इसमें अधिकता होती है। इसमें कौन सा आपका जो रोग होते हैं वो अधिक होते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चों को डाइजेस्ट करने में किसी भी चीज को अगर वो थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि उनका जो डाइजेशन सिस्टम है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इस वजह से वो किसी भी चीज को अगर खा लेते हैं तुरंत उनको वोमिटिंग या दस्त इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। पाचन तंत्र संबंधी जो रोग होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में इस अवस्था में होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, टीकाकरण के द्वारा एक प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम की होती है, बीमारी होने पर इलाज किया जाता है या रक्त परीक्षण किया जाता है। हम वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं? वैक्सीनेशन हम इसीलिए करवाते हैं, टीकाकरण हम इसीलिए करवाते हैं ताकि हम क्या करें, बीमारियों से सुरक्षित रह सके। ठीक है, जैसे हम लोग जो भी बीमारी बच्चों को छोटे छोटे नवजात शिशुओं से जैसे बीसीजी का टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है, टीएटी का टीका लगता है, तो इस प्रकार के जो टीके लगते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, बीमारियों से रोकथाम के बचाने के लिए। आपका चेचक का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, तो इन सारे टीके को इसीलिए लगाया जाता है ताकि बच्चों को बीमारियों से क्या करे, बचाया जा सके। वैक्सीनेशन का मुख्य कार्य ही यही होता है कि बीमारियों से सुरक्षित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम होता है क्योंकि यह सस्ता होता है, इसमें शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, इसमें माँ का वजन कम होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। किसकी बात कर रहा है कि माँ का दूध नवजात शिशु के लिए। जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है, प्रेगनेंसी के बाद जब शिशु क्या होता है, जन्म लेता है, तो क्या है कि वो पूरी तरह से टोटल वो माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है लगभग 4 महीने तक। 4 महीने तक उसको माँ के दूध पर ही निर्भर रखा जाता है। उसके बाद उसे तरल आहार, जिसे हम पूरक तरल आहार, पूरक आहार, अर्ध तरल आहार, इन सबको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, यह सस्ता होता है, इसमें शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, इसमें माँ का वजन कम होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, आपका शिशु का स्वास्थ्य जो होता है वो हमारा सुरक्षित रहता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए हम इसीलिए देते हैं ताकि शिशु का जो स्वास्थ्य रहे, क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल नाम का पदार्थ पाया जाता है, 1 सप्ताह तक जो ये दूध का सिक्रेशन होता है, ये जो होता है, ये इस कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये जो दूध हमारा होता है वो क्या होता है, शिशु में एंटीबॉडीज का कार्य करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। विटामिन ए की उसमें मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये शिशु के स्वास्थ्य को क्या करेगा, बिल्कुल सुरक्षित करेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने के उपाय हैं। क्या कह रहे हैं कि गर्भावस्था में हम अरक्तता से कैसे बच सकते हैं। अरक्तता में मतलब हम जिसे एनीमिया के नाम से बोलते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। ए ऑप्शन आपका पर्याप्त विश्राम करके, बी ऑप्शन आपका प्रतिदिन व्यायाम करके, सी ऑप्शन आपका खूब दूध पी करके, या डी ऑप्शन आपका पर्याप्त मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करके। ठीक है, तो गर्भावस्था में हम अरक्तता से इसलिए बच सकते हैं कि इसमें हम पर्याप्त मात्रा में संतुलित मतलब लिंग वजन और क्या है, आयु के अनुसार जिस प्रकार का भोजन आपका ग्रहण करना होता है उस प्रकार के भोजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसमें सभी पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसमें सभी पौष्टिक तत्व जो होते हैं आपके पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। कितनी आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी आपको विटामिन की आवश्यकता है, कितनी आपको जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता है, कितनी आपको मिनरल्स की आवश्यकता है, इन सब क्या है उसमें पर्याप्त मात्रा में उस भोजन में ये सारे तत्व क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार के अंतर्गत हम उन्हें ही रखेंगे जो लिंग, उम्र और इसके साथ साथ उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भवती महिला को लेना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए। ठीक है, असंतुलित आहार लेना चाहिए, कम आहार लेना चाहिए, केवल फल लेना चाहिए, या 2 गुना आहार लेना चाहिए। तो गर्भवती महिला जो होती है उसे कैसा आहार लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेशन इसका, लेकिन जब हम उसको
ध्यान से सोचते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, असंतुलित आहार लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें असंतुलित आहार लेंगे तो इसका मतलब है कि हम माँ बच्चों को भी हमारी माँ के थ्रू ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। तो अगर हम असंतुलित आहार लेंगे तो बच्चे, उससे क्या होगा, जो शिशु है, वो शिशु जो गर्भ में पल रहा शिशु है, वह शिशु कहीं ना कहीं आपका प्रभावित तो होगा। तो बात अगर सी ऑप्शन की करें, केवल फल लेना चाहिए। केवल फल ही अगर हम खाएंगे तो सारी चीजें जो है, सारे पोषक तत्व तो हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे। और 2 गुना आहार लेने का मतलब है क्योंकि उस समय हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जिसके कारण अगर हम 2 गुना आहार लेंगे तो हमको वोमिटिंग या इस प्रकार की समस्याएं, एसिडिटी, इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। कैसा आहार लेना चाहिए? कम आहार लेना चाहिए। कम आहार लेने का सेंस है कि मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में आहार, यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहा है, एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको क्या करना चाहिए, आहार लेना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा आहार लेना चाहिए? तो हमें कम आहार लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय हैं। हम किस प्रकार से संक्रामक रोग से बच सकते हैं? संक्रामक रोग मतलब जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, ये जो है वो फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से फैलते हैं, चाहे वो संपर्क के माध्यम से फैले, चाहे वो वायु के माध्यम से फैले, चाहे वो जल के माध्यम से फैले, चाहे वो भोजन के माध्यम से फैले। ऐसे रोगों को हम क्या करते हैं, संक्रामक रोग से नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका, हम पृथक करके उनको, जिनको इस प्रकार के रोग हुए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पृथक करके कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका विसंक्रमण करके कर सकते हैं, या सी ऑप्शन आपका टीका लगवा के कर सकते हैं। डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो संक्रामक रोगों से हम बचाव के जो उपाय हैं, पहली बात तो क्या करते हैं, हम रोगी को अलग कर सकते हैं, ठीक है, पृथक करके जो व्यक्ति संक्रमित है उसको अलग कर दीजिए, ठीक है, ये भी आपका आएगा। पृथक करके मतलब जैसे कोविड में आप एग्जाम्पल हम कोविड का ले लीजिए, तो जो व्यक्ति कोविड से संक्रमित थे उन्हें हम क्या करते थे, अलग अलग जगह पर रख देते थे और वहां पे ज्यादा साफ सफाई का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। विसंक्रमण करके, विसंक्रमण मतलब कि क्या है, उनको हम क्या करते हैं, विसंक्रमण मतलब उनको संक्रमण से बचाने का क्या करते थे, प्रयास करते थे, चाहे वो ट्रीटमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो स्वच्छता के माध्यम से, उनको विसंक्रमित करने का कार्य किया जाता है। वैक्सीनेशन लगवाया जाता है, टीकाकरण के माध्यम से संक्रामक रोगों को क्या किया जाता है, रोका जाता था। जैसे कि कोविड 19 में हम लोग टीकाकरण करवाए, वैक्सीनेशन करवाए और इसके कारण क्या है, ये रुकने की प्रक्रिया होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर आपका क्या होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय हैं। किसकी बात कर रहे हैं, संक्रामक रोगों की बात कर रहे हैं। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना, रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना, या डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी। संक्रामक रोग मतलब यह रोग ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो, ना हो, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में क्या नहीं पहुंच सके, इनके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ए ऑप्शन आपका, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना चाहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग अगर हमारा जानेगा कहीं पे संक्रमण फैला हुआ है तो वह उसका क्या उचित प्रकार से उपचार कर पाएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग को भी क्या है, हमें सूचित करना चाहिए। बी ऑप्शन, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना, एकदम सही बात है कि जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, अलग कर रखना चाहिए, ठीक है। जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति है उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। और सी ऑप्शन क्या है, रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना चाहिए। कैसे रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना चाहिए, जो जिससे क्या है कि रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, ठीक है। रोग से जो व्यक्ति ग्रसित है रोग से, उसको अनेक प्रकार से वैक्सीनेशन के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से इनको क्या करना चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें सारे प्रकार के कार्य करने चाहिए, सारा उपाय हमें करना होगा। स्वास्थ्य विभाग को सूचित भी करना होगा, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना भी होगा, रोग प्रतिरक्षा के उपाय भी करने होंगे, या इनमें से सभी। मतलब सभी ऑप्शन आपके क्या बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी प्रकार के कार्य हमको क्या होंगे, करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते,
क्या है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसको करने से हमारे जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व आपके नष्ट नहीं होंगे। भूनकर पकाने से, पानी में उबालने से, तलने से या भाप द्वारा पकाने से। ठीक है, हम कौन सी ऐसी प्रोसेस करते हैं जिसके माध्यम से हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे चाहे जो भी खाद्य पदार्थ हम ले, सब्जी हो गया, फल हो गया, जो भी चीज हम क्या करते हैं पका कर खाते हैं, ऐसे पोषक तत्वों में हम कौन सी ऐसी प्रोसेस करते हैं जिसके कारण उनका न्यूट्रिएंट्स जो है, उनका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वह नष्ट नहीं होता। भूनकर पकाने से, ठीक है, सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे बात कर रही है कि नष्ट नहीं होते। भूनकर पकाने से जब आग के संपर्क में आएगा तो स्वाभाविक से जैसे विटामिन सी वगैरह होते हैं, जैसे ही ताप के संपर्क में आते हैं तुरंत क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। भूनकर पकाने से भी कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं। पानी में उबालने से भी आपके कुछ पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं। तलने से, जब हम डीप फ्राई करते हैं तो भी पोषक तत्व हमारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बट जो हम भाप द्वारा पकाते हैं, इससे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते। जैसे हम इडली बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, या ऐसे जो चीजें बनाते हैं, ये क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होती है। ठीक है, ये जल्दी क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाप द्वारा जब हम किसी तत्व को पकाते हैं या किसी खाद्य पदार्थ को पकाते हैं, तो ये इसमें से जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व आपके क्या होते हैं, नष्ट नहीं होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? किसका क्या बात कर रहा है, पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य की बात कर रहा है, पर्पज की बात कर रहा है, कौन कौन से आपके होते हैं। ए ऑप्शन है आपका पाक विधियों का समुचित ज्ञान होना। बी ऑप्शन है आपका अलग अलग बीमारियों में भोजन को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी होना। और सी ऑप्शन आपका क्या है, शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन के आयोजन में सहायता प्रदान करना। और डी ऑप्शन आपका क्या है, उपर्युक्त सही सभी। तो क्या कह रहे हैं, निम्न में से पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पाक विधियों का समुचित ज्ञान होना, पकाने की कलाओं का अगर समुचित प्रकार से ज्ञान होगा तो क्या है आपका, जब हम पाक विधियों का समुचित प्रकार से हमको ज्ञान होगा कि कौन सी विधि हमको हमारे पकाने में अच्छी होगी, भोजन का हमारा कौन सा, किस विधि से हम पकाएंगे तो हमारे भोजन का न्यूट्रिएंट्स वैल्यू एकदम बराबर रहेगा, या कैसे हम पकाएंगे तो उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होंगे, इसका भी हमें क्या समुचित ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग बीमारियों में भोजन को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी होना, बिल्कुल अलग अलग जो बीमारियां हैं, जैसे आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इसमें हमको कौन कौन से भोजन खाने पे हमारे ये इफेक्ट डालेंगे, कौन कौन से भोजन हमको नहीं खाना है, इसको या उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, कौन कौन से भोजन हम प्रयोग करेंगे, जो है अगर हम उसमें से कुछ ऐसे भोजन का क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं जो क्या करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब है हमें इनके सारे घटक जो है उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन के आयोजन में सहायता प्रदान करना, कैसी बात कर रहा है कि शारीरिक मांग, जो शारीरिक मांग है, जैसे हाँ, जैसे एक शिशु को कितनी आवश्यकता है, एक वृद्ध व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, एक जो है एक सामान्य व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अनुसार हमें भोजन का क्या करना चाहिए, समायोजन करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।